तो पावर ब्रेकफास्ट में सबसे पहले आज बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। हालांकि कलर के लिहाज से आज शुक्रवार है और आज हरा दिन होना चाहिए था, लेकिन हमको मजबूरी है आपको लाल कलर में ब्रेकिंग दिखाने की। वो इस वजह से क्योंकि एक खतरनाक खबर है और नॉर्थ कोरिया और जापान की सरकारों की पुष्टि हुई है कि यहाँ पे उन्होंने एक मिसाइल दाग दी है। हालांकि मिसाइल सीधा जापान पे तो नहीं गिरी, लेकिन जापान का एक आइलैंड है, वहाँ पे मिसाइल उसके ऊपर से क्रॉस करके गई है। ये सेकेंड टाइम है। आपको ध्यान होगा कुछ ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, मात्र 20-25 दिन पुरानी बात होगी जब एक और मिसाइल थी इससे पहले वाली, वो भी जापान के ऊपर से क्रॉस करके गई थी और उसने बॉम्बे की मार्केट को भी हिला दिया था। तो मिसाइल वहाँ गिर रही है, कंपन यहाँ तक आ रहा है, तो आज भी कुछ ऐसा हो सकता है। हालांकि दो अच्छी चीज इस बीच हमारे साथ है मिसाइल की। एक तो हम यूज्ड टू हैं मिसाइल छोड़ने में, दागने में और उसके इम्पैक्ट को देखने में। दूसरा यूज्ड टू इस चीज से भी दिख रहा है क्योंकि आप जापानीज मार्केट देखिए, जिसके ऊपर से ही मिसाइल गई है वो बाजार नहीं टूटा, वो अभी भी कामकाज हो रहा है उसमें, वो बाजार बंद नहीं है, उसके अंदर 1/4% की बढ़त है। अब एसजीएक्स निफ्टी जरा दिखाइए, मिसाइल का इम्पैक्ट एसजीएक्स निफ्टी पे कोई गंभीर ज्यादा नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी भी 10,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग होल्ड हमने किया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अभी बजे हैं 7, बाजार को खुलना है 9:15 बजे तक। अगर एक पैनिक, अगर एक घबराहट बढ़ जाती है तो हो सकता है बाजार को आज थोड़ी मुश्किल ज्यादा हो जाए। इसके अलावा अभी तक एशियन मार्केट्स में मिला जुला रुझान है, जापानीज मार्केट खुद आधे % बढ़कर कामकाज कर रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर है, अगर इसी तरह से टेस्ट होते रहे, अभी तो प्रतिबंध कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की तो बात है जब यूएन ने कुछ प्रतिबंध लगाए, सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई थी, उसके बावजूद भी नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट कर लिया। कौन सी पावर, कौन सी शक्ति है मालूम नहीं, लेकिन मिसाइल लगातार टेस्ट हो रही हैं। संदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद अदर ग्लोबल मार्केट्स की भी बात करेंगे। संदीप बताएं जरा मिसाइल टेस्ट के बारे में, आप तो डॉक्टर हो गए अब तो, खैर मिसाइल टेस्ट के बारे में। डॉक्टर कह ही रहे तो मैं आपको एक बदलाव बताता हूँ। आप कह रहे हैं कि हम आदी हो चुके हैं मिसाइल टेस्ट के, लेकिन हम आदी हैं वीकेंड पे ऐसी खबरें सुनने के। हाँ, ये बात उसका असर मंडे को होता है ज़्यादा, लेकिन ये देखिए वीकेंड से पहले ही आप देखिए इस बार खबर आ गई है, तो उसका मार्केट इस बार कैसे रिएक्ट करता है ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी में तो एक नीजक रिएक्शन आधे % के आसपास का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए जो आप कह रहे हैं कि 2 दिन पहले ही यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने नॉर्थ कोरिया के ऊपर पाबंदियां बढ़ाई थी, ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर रोक लगाई थी। उसी के जवाब में आप देखिए इन्होंने फिर से एक जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, वो फायर करी है। हालांकि खबरें ऐसी भी है रॉयटर्स के हवाले से कि नॉर्थ कोरिया की ओर से जो टेस्ट किया गया, जो मिसाइल फायर की गई है, उसके जवाबी हमले में एक साउथ कोरिया ने भी समंदर में ही सही लेकिन एक मिसाइल फायर की है। तो अगर ऐसा होता है, आगे और एक्शन बढ़ता है और साउथ कोरिया की ओर से भी ऐसी पुष्टि आती है, तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि एशियन मार्केट्स पे इसका जो असर है वो गंभीर होता हो दिखे। और डिम्पी याद रखिए, जब दोपहर में यूरोपियन मार्केट्स खुलेंगे, अगर वहां पर कमजोरी होती है तो जाहिर सी बात है जो लेटर हाफ है वो हो सकता है और भी कमजोर होता हो दिखे। इस बीच आप देखिए यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने आज एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। वहां पे क्या फैसला निकल के सामने आता है, अगर कोई वहां पे गंभीर फैसला आता है, कोई बड़ा कदम उठाया जाता है और उसके ऊपर नॉर्थ कोरिया का क्या रिएक्शन आता है, ये एक देखने लायक बात होगी। ठीक है, ये बड़ी अहम बात आप बता रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की फिर से एक इमरजेंसी बैठक है। मिसाइल टेस्ट होने के बाद उस समय भी बैठक हुई थी और उसके बाद लग रहा था कि कोई ठोस फैसला आएगा, चेतावनी भी आई है। ऐसा नहीं कि चेतावनी नहीं आई थी, हो सकता है इस बार भी चेतावनी के साथ कुछ एक्शंस भी आ जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ ग्लोबल मार्केट में संदीप कुछ इंपॉर्टेंट है? देखिए अमेरिकन मार्केट से भी कोई संकेत ज़्यादा बेहतर नहीं है। डाउ जरूर आपको ग्रीन में बंद होता हुआ दिखा, एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई थी, लेकिन नैस्डैक और एसएनपी दोनों लाल निशान में बंद हुए। कल यूएस में सीपीआई महंगाई के आंकड़े आए थे, 1.8% ग्रोथ का अनुमान था, उसके मुकाबले 1.9% की बढ़त आई और कई महीनों के बाद ऐसा हुआ है कि वहां पे महंगाई जो है वो बढ़ती हुई दिखी है। तो उससे अब जो दिसंबर में रेट हाइक का डर है वो फिर से मार्केट को तंग करने लगा है। अब जो रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी है, जो पहले 41% के आसपास की थी, अब बढ़कर 53% के आसपास हो गई। उसके साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड की कल बैठक हुई थी। अच्छी बात यह थी कि राहत की बात कि उन्होंने कोई ब्याज दरों से छेड़छाड़ नहीं करी है, लेकिन संकेत जरूर दिए हैं कि आने वाले महीनों में हो सकता है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखने को मिले। तो एक तरफ आप न्यूक्लियर टेस्ट जो हो रहे हैं उससे जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ जो सेंट्रल बैंकर्स हैं ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, पॉलिसी टाइट हो रही है, तो उसका भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट्स को आज झेलना होगा। ठीक है संदीप, शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ब्याज दरें और साथ ही मिसाइल दोनों का इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले दिनों में बाजार में पड़े। फिलहाल आप तैयार रहिए, एक बार एफआईएस डीआईएस भी देख लेते हैं, उसके बाद मिहिर से जुड़ेंगे और जानेंगे कि मिसाइल कितना इम्पैक्ट डालेगी। एफआईएस का अगर आप कामकाज देखेंगे तो बिकवाली हुई है 1334 करोड़ रुपए की। ये एफआईएस पता नहीं जानते हैं, पता नहीं एफआईएस को पता है, क्या मालूम है मालूम नहीं, वो क्या आप छुपाए बैठे हैं, लेकिन वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि सितंबर का अब तो बिल्कुल हम
एक्सपायरी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अब तो कुछ एफआईज खरीदारी करें, लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एफआईज जितना दूर जा रहे हैं, बाजार जितना मजबूत हो रहा है, ये अपनी स्ट्रेंथ को भी शो कर रहा है। सावधानी बरतनी चाहिए आपको, लेकिन इस चीज को भी नोटिस करें कि एफआईज लगातार बिकवाली के मूड में है। तो ये एक गंभीर समस्या है जो कि बाजार के सामने एक मेगा सपोर्ट की तरह काम नहीं कर रही है। सपोर्ट है अलग अलग ट्रिगर्स का, लेकिन मेगा सपोर्ट नहीं है जो कि एफआई से मिलता है। आज बाजार का आउटलुक देखिए, बाजार आज पूरी तरह से एक फिर से रेंज में रह सकता है, लेकिन ग्लोबल टेंशन की रेंज में रहेगा। ये कैसी रेंज है, ये आपके सामने लिखी हुई है। ये 10,050। आप और करेक्टिव होना चाहते हैं, थोड़ा डर है, थोड़ा घबराहट बढ़ रही है, तो 10,020 भी कर सकते हैं आप इसको। लक्ष्य 10,138 तक का ही रखें। हमने कल और परसों 2 दिन चेंज नहीं किया था। कल भी आपको ध्यान है डॉट 10,132 पे ही लगा के वापस बाजार घुमाया था। आज ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है, हो सकता है अर्ली स्टेजेस में ना मिले, लेकिन सेकंड हाफ में जैसे संदीप भी कह रहे थे, यूरोपियन बाजारों से काफी हद तक तय होगा। बैंक निफ्टी कल कट गई है, वीकली एक्सपायरी आज रेंज में रहने वाला है 24,750 तो 25,200। ये 500 पॉइंट की रेंज है, टिल एक्सपायरी तक की रेंज है। आगे आज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का आईपीओ है, तो आईपीओ के लिहाज से भी आप आज एक विशेष कवरेज देखेंगे जी बिजनेस की स्क्रीन पर। इसके अलावा आईसीआईसीआई के शेयर्स में भी क्या करना है ये भी आप जान पाएंगे। आईटी, फार्मा, बैंकिंग, इन शेयरों पर फोकस होना चाहिए। कल का बैंकिंग का पुल बैक था, फार्मा के अंदर डिफेंसिव है, और आईटी के अंदर तो आपको पता ही है कि कहीं स्ट्रेंथ छोटे मोटे शेयर्स के अंदर जरूर दिख रही है। लवलेश शर्मा मेरे साथ एपिक रिसर्च के टेक्निकल एनालिस्ट हैं, वो जुड़ चुके हैं। लवलेश, अब मेरे को लेवल्स के हिसाब से बताइए, और उसमें ये चीज ऐड कर लीजिएगा कि नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया है फिर से। राइट, वेरी गुड मॉर्निंग लिम्पी। आई थिंक 9980 एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है चार्ट पे। डेली सेटअप के हिसाब से हम ब्रेकआउट पॉइंट पे है। ये एक तरह से सिस्टमैटिक रिस्क है, तो सारी मार्केट पे आएगा। बट जब तक हम 9980 के ऊपर है, मुझे लगता है कि हम ऑन द हायर टेरिटरी 10,180 10,200 अप्रोच कर सकते हैं। कीपिंग द फैक्ट कि नॉर्थ कोरिया पहले भी मिसाइल टेस्ट कर चुका है, पहले भी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, और वो एक न्यूज अब्सॉर्ब्ड है मार्केट के रिजल्ट्स में। ठीक है, अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट और नहीं आती तो कम से कम इतनी खबर जितनी अब तक मिली है, जितनी हम आपके सामने रख रहे हैं, उस हिसाब से काफी हद तक डिस्काउंटेड भी समझी जा सकती है। ये लवलेश की भाषा भी हमको बता रही है। टारगेट 10,180 का 9980। वैसे तो 10,000 नहीं टूटना चाहिए, अगर इनकेस टूट भी जाता है तो स्टॉप लॉस की रेंज है, ये भरने की भी रेंज हो सकती है अगर कोई और नेगेटिव खबर नहीं आए। लवलेश, आपके दोनों शेयर्स भी बता दीजिए। पहला मेरा स्टॉक रहेगा अजंता फार्मा का। डिम्पी चार्ट पे सेटअप अच्छा है, ईयरली बॉटम भी है, स्टॉक बहुत करेक्ट होकर एक बार रिट्रेस करा है, तो 1195 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ऊपर में एक बार 1280 से 1300 तक के हमको ये पुल बैक दे सकता है। और दूसरा मेरा काउंटर रहेगा टाटा मोटर्स डीवीआर। जिस तरह से स्टॉक ने 3 से 4% की रैली दी है, एक बाय सेटअप ट्रिगर हुआ है, तो यहाँ से मुझे लगता है 245 से 250 एक शॉर्ट टर्म में टारगेट हो सकता है। नीचे में हम इसमें स्टॉप लॉस 225 का देख सकते हैं। बिल्कुल बेहतर रिसर्च आपकी है। एक तो अजंता फार्मा, कल हमको 2 एनालिस्ट राजेश ने भी रिकमेंडेशन दिया था, सिमी भी बता रहे थे, आप भी अब बता रहे हैं कि अजंता फार्मा बेहतर शेयर है। कल 2.5% चला भी था, मार्केट एक रेंज में था, उसके बावजूद चला ये, तो टारगेट आज 1300 का रखा जा सकता है। थोड़ा डिफेंसिव भी है इस तरह की मार्केट के अंदर, चाहिए भी ऐसे शेयर हमको। और एक दूसरा टाटा मोटर्स डीवीआर और टाटा मोटर्स दोनों अच्छे चले थे कल, आज फिर से चल सकते हैं। 245 का टारगेट है, कोई डिप मिल जाए तो और बेहतर हो जाएगा। 220 का एक स्टॉप लॉस भी आप इस पे रख सकते हैं। शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चॉइस ब्रोकिंग कह रहा है कि सन फार्मा एडवांस को देखा जाए। सन फार्मा एडवांस में फर्क है। सन फार्मा दवा की कंपनी है, एडवांस रिसर्च की कंपनी है, तो एडवांस पे आप ध्यान रखिएगा। ये 443 तक का टारगेट है, 390 का स्टॉप लॉस है। और कॉल्स दिखाइए, उसमें चॉइस ब्रोकिंग की दूसरी है KRBL, ये चावल बनाने वाली कंपनी, अब 526 तक का टारगेट, 478 का स्टॉप लॉस है। इस पर आप जरूर ध्यान रखें, कल अच्छा मोमेंटम था। BTST के तौर पर भी काफी सारे एनालिस्ट ने कहा कि इसको बाय करके जाएं। बजाज इलेक्ट्रिकल कल का एक शानदार मूव था, 9% ऊपर हुआ है, 425 तक का टारगेट और 397 का स्टॉप लॉस है। हम तो आपको 2 दिन से बता रहे हैं बजाज इलेक्ट्रिकल पे ध्यान रखिए। CSC 1100 का टारगेट, 1050 का एक स्टॉप लॉस आप इस पे रख सकते हैं। ये सभी सौदे आपके लिए कहीं ना कहीं फायदे का हो सकते हैं। चलिए, तो इन सभी सौदों पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपके सामने कहूं, SGX निफ्टी हम आपको वापस इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये हर 10 मिनट में SGX निफ्टी में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। अभी 66 अंकों की गिरावट है और 10,058 का है। हम आपको हर 10-15 मिनट में SGX निफ्टी दिखाते रहेंगे, चिंता मत कीजिए। और जापान का इंपैक्ट, इस मिसाइल का इंपैक्ट नॉर्थ कोरिया का, वो आपको मिलता रहेगा, तो इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल निफ्टी
कल की क्लोजिंग 10,080 के ऊपर देखे गया था, तो आज एसएक्स निफ्टी 10,050 को किसी न किसी तरह से होल्ड कर रहा है। अब सुमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्टॉक्स टू वॉच के लिए, उनसे जान लेते हैं आज के खबरों वाले शेयर। सुमित से समझते हैं आज के खबरों वाले शेयर। सुमित, आपके पास खबरें इतनी सारी होती है ना, अब हमको सेग्रीगेट करना पड़ रहा है, क्योंकि आप इतनी सारी न्यूज, इतनी सारी रिसर्च करके सुबह सुबह ले आते हैं। आप मेरे को पहले ये बताइए, आज फुटसी का कोई रीबैलेंसिंग भी हो रहा है क्या, और ये है तो कौन से शेयर हैं, किस पे इम्पैक्ट है, पहले जरा ये बताइए आप। डिम्पी, शुरुआत फुटसी से अगर करा जाए तो फुटसी की रीबैलेंसिंग आज से होने वाली है। हाँ। और इसके अंदर भारतीय इंफ्राटेल शामिल होगा, डीमार्ट शामिल होगा, ग्रासिम शामिल होगा। ये 3 बड़े शेयर जो हैं वो शामिल होने वाले हैं, क्योंकि इनके शामिल होने से इंडेक्स के अंदर भी बड़े फंड इन्फ्यूजन की उम्मीद लगाई जा रही है, जो कि रफली $5.5 करोड़ के आसपास भारतीय इंफ्राटेल से और डीमार्ट से 4 करोड़ और ग्रासिम भी $26 करोड़ के आसपास का इन्फ्यूज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एक क्रूशियल खबर रहेगी आज के लिए, क्योंकि सेकंड हाफ में इसका मेजर इंपैक्ट ज्यादा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी खबर जो सबकी इच्छा है जानने की, वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आज इसका आईपीओ खुलने वाला है। आईपीओ का इशू साइज जो है वो करीब 6,000 करोड़ रुपए के आसपास है, और साथ ही साथ आज से लेके 19 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा। रफली 661 रुपए जो है इसका वो अपर एंड पे प्राइस बैंड है, 651 से 661 रुपए का एक प्राइस बैंड तय किया गया है, और रफली 8.5 करोड़ शेयर जो है वो बेचे जाने की यहाँ पर योजना भी है। और करीब पूरी रिसर्च करके बताइएगा सुमित, आज इसमें हमको करना क्या है, क्योंकि ना 20 तारीख से एसबीआई लाइफ का भी खुल रहा है, तो ना केवल निवेशकों के मन में है, ये मेरे मन में भी दुविधा है कि किसके बारे में हम बेहतर बोलें कि लिस्टिंग गेन हमको मिल जाएगा। अच्छा, आप आईसीआईसीआई बैंक के लोम्बार्ड की आईपीओ की बात बोल रहे थे ना, एक बार मैं आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ चंदा कोचर ने भी इस पर एक बयान दिया है, वो भी दर्शकों के सामने रख देता हूँ, फिर मैं आपसे कुछ और शेयर भी जानूंगा। जो फाइनेंशियल सेविंग्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मलाइज होती जा रही हैं, जिसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल सेविंग्स के होल्डर्स हैं वो पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसकी वजह से एक्चुअली हर फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस की ग्रोथ रेट काफ़ी रोबस्ट रही है। उस बैकड्रॉप पे अगर हम देखें तो जो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसकी पेनिट्रेशन अभी भी काफ़ी कम है इंडिया में। वर्ल्ड एवरेज के हिसाब से 1/3 पेनिट्रेशन है इंडिया में अभी, और उसमें जो हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो बहुत सालों से प्राइवेट सेक्टर में मार्केट लीडर रही है, और उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रोपोजिशन है। तो इस वजह से आई थिंक हमें ये लगा कि ये एक राइट टाइम है जब इस कंपनी को हम एक तरह से अपने फीट पर खड़ा करें और इसे लिस्टिंग के लिए ले जाएं। ठीक है, तो सुमित, आपकी अब ये जिम्मेवारी बन गया आज दर्शकों को बताने की कि किस में लिस्टिंग गेन मिलने वाला और किस में हमको निवेश बनाए रखना है। तो आपको आज काम मिल गया है, ये आपको जरूर बताना होगा चैनल पे। देखिए डिम्पी, हमने जानकारों से बातचीत की है, उनसे भी पूछा है कि कौन से आईपीओ में पैसा डालना चाहिए। अगर दोनों विकल्प आपके सामने हो तो वैल्यू वाइज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है वो फिलहाल के लिए बेहतर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दोनों का कंपेरिजन इसलिए नहीं, एक जनरल इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस है, इसलिए भी कंपेरिजन नहीं हो पाएगा। लेकिन जो वैल्यू वाइज देखा जाए तो आईसीआईसीआई की जो वैल्यू है वो ज्यादा बेटर दिखाई पड़ रही है, 46 के मल्टीपल पे, जबकि एसबीआई 97 के मल्टीपल पे आ रहा है। लेकिन जो जानकार है उनका ये मानना है कि आईसीआईसीआई को आप लिस्टिंग गेन के लिए देख सकते हैं। एसबीआई एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है और उसमें लॉन्ग टर्म बहुत सारी वैल्यू है, तो वहां के अगर आप लिस्टिंग गेन को हटाकर देखना चाहते हैं तो एसबीआई में ज्यादा वैल्यू है, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए अच्छे प्रीमियम की उम्मीद जो है वो आईसीआईसीआई में आते हुए दिखाई पड़ सकती है। अब कुछ और शेयर्स भी बताइए खबरों वाले। लेकिन अभी कुछ और खबरों की अगर बात करें तो एक और आईपीओ है जिसकी आज क्लोजिंग हो रही है, जो कि कैपेसाइट इंफ्रा का करीब 4.5 गुना अब तक ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। आज आखिरी दिन है, 250 रुपये इसका अपर प्राइस बैंड पे जो दाम तय किया गया है। 400 करोड़ रुपये कंपनी ने अब ऑलमोस्ट जुटाई लिए हैं और आज क्लोजिंग है। देखते हैं सेकंड हाफ तक फिगर्स किस तरह के आते हैं। कुछ नंबर्स आए हैं जिसमें गुफिक बायो के नंबर्स आए हैं, अच्छे नंबर्स हैं। मुनाफा 2.5 करोड़ से बढ़ के सीधे 3.5 करोड़ रुपये हुआ है और आय भी 60 करोड़ से 65 करोड़ रुपये के आसपास आई है। बल्क ड्रग सेगमेंट जो इनका है वो काफ़ी बेहतर करके गया है। ओम मेटल के नंबर आए हैं, यहाँ पर मुनाफा 5 से सीधे 11 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा है। आय भी 54 करोड़ से 108 करोड़ रुपए सीधे आय आई है। पैकिंग कारोबार जो है इनका, जब तक इनको रेवेन्यू नहीं देता था वहां से भी रेवेन्यू आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से भी कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। एक आदित्य बिरला कैपिटल पे आप नजर रखें, आज से T2T से हटकर बी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, तो उसके सर्किट फिल्टर्स भी रिवाइज हुए हैं। 1 सितंबर को लिस्ट हुआ T2T कैटेगरी के अंदर, तो आज से वहां पर भी रिवीजन है, उस पर भी नजर रखिएगा। ठीक है, काफी सारे शेयर बताएं, जरूर ध्यान रखेंगे, आपने रिसर्च करके हमको बताए हैं।